तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का शॉर्ट टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आपको हर एक चैप्टर में कमांड बनाना पड़ेगा। मतलब ये कि हर एक चैप्टर का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट हर एक चीज को कवर करना पड़ेगा। और इस वीडियो के अंतर्गत मतलब ये चैप्टर का जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो के अंतर्गत हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इससे आउट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे और नोट भी बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वीडियो देख के अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ ही समय के बाद आप फिर भूल जाएंगे, तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग नोट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में कि जनसंख्या के वितरण जो है यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट करने वाले, उस पर प्रभाव डालने वाले 3 भौगोलिक कारक। देखिए भौगोलिक कारक है, यहाँ आपको आर्थिक कारक इसमें इन नहीं करना है। बहुत सारे कारक होते हैं, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक या फिर सामाजिक कारक, बहुत सारे कारक होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ भौगोलिक कारक पूछा गया तो आप भौगोलिक कारक का ही आंसर देंगे। तो भौगोलिक कारक में पहला कारक क्या हो जाएगा? स्थलाकृति, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्नलिखित है। इसी तरह से आप आंसर देंगे। पहला जो है स्थलाकृति, स्थल की आकृति, ये क्या होता है? भौगोलिक कारक होता है। यानी स्थल की आकृति जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। पर्वतीय पठार तथा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में लोग कम निवास करते हैं। मतलब पर्वतीय पठार हो गया, उबड़ खाबड़ अगर जगह हो गया, प्लेन जगह नहीं है तो वहाँ लोगों को जो अधिवास करने में कठिनाई होती है, मतलब घर वगैरह बनाने में कठिनाई होती है, तो वहाँ कम लोग रहते हैं, कम लोग निवास करते हैं। जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है। मैदानी क्षेत्र में लोगों का निवास क्यों अधिक होता है? क्योंकि वहाँ घर वगैरह बनाने में आसानी होती है, प्लस मैदानी क्षेत्र में जो होता है खेती करने में भी आसानी होती है, सिंचाई करने में भी आसानी होती है, तो वहाँ जो है जनसंख्या ज़्यादा बसते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्थलाकृति जो है यानी स्थल की आकृति वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। स्थल की आकृति के कारण कहीं जनसंख्या कम बसते हैं, स्थल की ही आकृति के कारण कहीं जनसंख्या अधिक बसते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो कारक है भौगोलिक कारक, याद रखिए भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक या फिर राजनीतिक कारक, बहुत सारे कारक होते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में। ठीक है, जैसे कि राजनीतिक कारक हो जाता है। राजनीतिक कारक कहने का मतलब ये कि अगर अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ अभी गोरे और काले लोगों में अभी भी डिफरेंस है। वहाँ का गवर्नमेंट अभी मतलब ये करती है, राजनीतिक जो पक्ष है वो भी मतलब उसमें डिफरेंस है, मतलब विभेद पैदा करती है, तो वो हो जाएगा राजनीतिक कारक। ठीक है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले वो क्या कहलाएगा? राजनीतिक कारक कहलाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, आपको आउट नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का आंसर देंगे। ठीक है, तभी आपका जो नंबर होगा, मार्क्स होगा, वैल्यूएशन करने वाले कॉपी जो मूल्यांकन करेंगे तभी वो आपको फुल नंबर देंगे। दूसरा जो कारक है वो है जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु किसको कहते हैं जानते हैं ना? मौसम या फिर ऋतु, ये जलवायु नहीं होती है। जलवायु का जो पीरियड होता है वो लगभग 20 साल से 25 साल तक होता है, 20 से 25 या फिर 30 तक या फिर 15 प्लस। ठीक है, यानी साल यानी 5 साल 10 साल तक जो ऋतु चलती है, जो मौसम चलती है, उसको क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। ठीक है, तो जलवायु जो है जिस क्षेत्र की जलवायु अत्यधिक गर्म या ठंड होती है वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। सही बात है, जहाँ की जलवायु अगर ज़्यादा ठंड होगा तो वहाँ कम जनसंख्या रहेगा। ठीक है, कश्मीर में क्या होती है कि अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो वहाँ लोग यहाँ जो जाते हैं, पूरे देश से जो जाते हैं वहाँ से लोग वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ कम जनसंख्या बच जाते हैं। अगर गर्मी अगर कहीं ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ से फिर क्या करते हैं, गर्मी अगर कहीं ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी में लोग क्या करते हैं, पूरे देश से फिर कश्मीर में चले जाते हैं। वहाँ ठंडा हवा होती है, वहाँ का ठंडा माहौल होता है, वातावरण होता है। तो ये भी जो है जलवायु जो भी है ये किसी भी जनसंख्या के वितरण को यानी किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ कम या फिर मतलब हद से ज़्यादा अगर ठंडा या गर्म रहेगा मौसम या फिर वातावरण, जलवायु जहां की, तो वहां कम जनसंख्या रहना पसंद करेगा, निवास करती है। इसके विपरीत मानसूनी प्रदेशों तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए मानसूनी प्रदेश और शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें दोनों चीज आ गया, शीत प्लस उष्ण, यानी शीत भी है मतलब ठंडा भी है और उष्ण भी है, मतलब मीडियम है। ठीक है, तो मीडियम में आदमी रह जाएगा, बहुत अच्छी बात है, जनसंख्या वहां निवास करेगा। और मानसूनी प्रदेश में क्या होता है कि खेती जो है ये चावल की खेती, धान की खेती बहुत जबरदस्त
जबरदस्त होती है, ठीक है। मानसूनी क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र में मतलब क्या होता है कि लोगों को सिंचाई नहीं करनी पड़ती है चावल का उत्पादन करने में, कृषि का उत्पादन करने में, यानी गहन कृषि करने में, ठीक है। मानसूनी क्षेत्र में जो ये होता है, हवाएं चलती है, उसके बाद जो बारिश होती है उसके माध्यम से खेती होती है, वो खेती को बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभदायक बना देता है, खेती को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना देता है, ठीक है। तो मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या जो है क्या करती है, अत्यधिक निवास करती है, क्योंकि चावल की खेती मानसूनी क्षेत्र में, मानसूनी प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब चलिए दूसरा जो कारक, सॉरी तीसरा जो भौगोलिक कारक है, 3 भौगोलिक कारक का उल्लेख करना है आपको ना, 3 से 4 नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिखाएंगे आप वहाँ, ठीक है। ये क्योंकि आप 3 से 4 करेंगे, मान चलिए आप पहला में दे दिए स्थलाकृति, दूसरा में दे दिए जलवायु, तीसरा में दे दिए मृदा की उर्वरक शक्ति, और अगर चौथा पॉइंट अगर आप लिखते भी हैं ना तो उधर ध्यान भी नहीं देंगे। जो मूल्यांकन करेंगे कॉपी, जो मतलब वैल्यूएशन करेंगे, जो आपका कॉपी जांच करेंगे, चौथा पॉइंट अगर एक्स्ट्रा अगर आप लिखेंगे तो वो उस पर ध्यान भी नहीं देंगे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स ज़्यादा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो भी आपको पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है उतना आप आंसर देंगे। तीसरा जो कारक है मृदा की उर्वरक शक्ति, ठीक है, यानी मृदा की उर्वरक शक्ति, उर्वरक शक्ति किसको बोलते हैं, यानी ऐसा शक्ति, भूमि में ऐसा शक्ति, मिट्टी की ऐसी शक्ति जो उपजाऊ को बेहतर बनाता है। ज़्यादा अगर मृदा की उर्वरक शक्ति होगी तो वहाँ खेती ज़्यादा होगा, यानी जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरक क्षमता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सही बात है, जनसंख्या अगर वहीं निवास करेगा ना जहाँ खेती करने के लायक होगा, जहाँ की मिट्टी, जहाँ की ज़मीन खेती करने का लायक होगा, जहाँ की मृदा शक्ति ज़्यादा होगा, तभी ना वहाँ कुछ उगेगा, तभी वहाँ कुछ उत्पन्न होगा, तभी खाए पिएगा रहेगा ना, ऐसे भूखे कैसे रहेगा। तो वहीं जनसंख्या निवास करती है ज़्यादा, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जैसे नदी घाटियों के क्षेत्र, तो नदी घाटियों के क्षेत्र जो है ना, बाढ़ का जब मौसम आता है तो नदी घाटी के क्षेत्र में क्या होता है कि जो मतलब मिट्टियां होती है बाढ़ के मौसम में वो मिट्टी आ जाती है, मतलब गाद आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब जो होते हैं बहुत ही उपजाऊ होते हैं, उसमें चावल की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। तो आदि क्षेत्र में लोग अधिक निवास करते हैं, बसते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में खाद डालने तथा फसलें, यानी सॉरी खाद्यान्न तथा फसलें अधिक पैदा होती है, ठीक है। खाद्य पदार्थ, यहाँ हो जाए खाद डालने नहीं होगा, खाद्य पदार्थ होगा यहाँ, ठीक है। खाद्य पदार्थ तथा फसलें अधिक पैदा होती है। तो ये आपका 3 कारक है, तीनों कारक का उल्लेख आप इस प्रकार करेंगे। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है। जनसंख्या क्षेत्र कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, उसको आपको पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व या फिर जन घनत्व वाले क्षेत्र, पहला जो क्षेत्र है मानसून एशिया, क्योंकि मानसून एशिया देखिए, मानसून का मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ मतलब मानसूनी बारिश होती है, मानसूनी बारिश होगी तो वहाँ चावल का खेती ज़्यादा होगा, चावल का खेती ज़्यादा होगा तो जनसंख्या ज़्यादा निवास करेंगे, क्योंकि वहाँ खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है, ठीक है। तो मानसून एशिया में जो है जन घनत्व मतलब क्या है, अधिक है, ठीक है। तो देखिए मानसून एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, चाइना आते हैं, चाइना तो नंबर 1 है, भारत, उसके बाद भारत आते हैं, प्यारे देश हमारे, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर भारत है, नंबर 1 में चाइना है, बांग्लादेश है, जापान, सिंगापुर और इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, ठीक है। तो यह मानसून एशिया हो जाएगा। और दूसरा जो क्षेत्र है यानी जनघनत्व अधिक वाला क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिमी यूरोप, ठीक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ये सब देश जो है काफी महत्वपूर्ण है, ये सब देश प्रमुख है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी यूरोप की बात की जाती है, दक्षिण पश्चिमी नक्शा मैप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो है यूएसए का मध्य पूर्वी भाग यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका मध्य पूर्वी भाग में भी क्या है कि जनघनत्व उच्च है। अब देखिए ये सब क्या है, जनघनत्व उच्च वाला क्षेत्र है। अब आपको यहाँ कारण पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ आपका क्वेश्चन है विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये अनेक क्षेत्र लिख दिए, ऐसा क्यों है, अब कारण बताइए, ठीक है। अब हम यहाँ कारण लिखते हैं, उपरोक्त क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व या फिर जनघनत्व उच्च होने का कारण, पहला जो कारण, ठीक है, कारण तो हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है वो कारण का ही डिमांड करता है। तो पूर्वी तथा दक्षिण एशिया में जनघनत्व अधिक होने का मुख्य कारण मिट्टी की अर्थात मृदा की उर्वरक शक्ति तथा सिंचाई के लिए उपयुक्त वर्षा से है, क्योंकि उपयुक्त वर्षा कहाँ होगा, मानसूनी एशिया में मानसून वाला वर्षा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मानसून वाला वर्षा मिल जाती है और क्या हो जाता है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता, मृदा की उर्वरक शक्ति जो है वो भी ज्यादा होती है, जिसके कारण सिंचाई ज्यादा होती है और जिसके कारण क्या होता है कि गहन कृषि
व्यापक पैमाने पर यानी जो गहन कृषि होती है वो बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पर की जाती है। इंडोनेशिया की जावा द्वीप में भी जनसंख्या अधिक होने का यही कारण है। यूरोप तथा यूएसए में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण है। ठीक है, यूरोप देखिए औद्योगिकरण सही ढंग से नहीं लिखा गया है। ठीक है, आप देखेंगे सही ढंग से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यूएसए और यूरोप में जनसंख्या घनत्व क्यों अधिक है? क्योंकि यूरोप जो है काफी डेवलप किया है। ठीक है, यूरोप में काफी डेवलप हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री, बड़े बड़े कंपनी, यूएसए में बड़े बड़े कंपनी, अमेरिका की बड़े बड़े कंपनी, जर्मनी की बड़े बड़े कंपनी, फ्रांस की बड़े बड़े कंपनी, तो वो जो है मतलब लोगों को ज्यादा रोजगार देती है। तो लोग क्या करते हैं, पूरा दुनिया से चले जाते हैं वही उठ करके रोजगार पाने के लिए, और वहां क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व तो अधिक हो जाता है। तो ये सब कारण है, तो आप कारण लिख लेंगे, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर होता है, ये भी मैंने आप लोगों को डिफरेंस करके बताया था थ्योरी में। तो जन्म दर और मृत्यु दर, पहला जन्म दर जो होता है, जन्म दर प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, ये मतलब फॉर्मूला हो गया, ये आपका एक प्रकार का सूत्र है, ये आपका का सूत्र है। ठीक है, दोनों, ये मृत्यु दर का सूत्र है, ये आपका जन्म दर का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या होता है इसमें कि जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है। सही बात है, जन्म दर अगर किसी क्षेत्र की ज्यादा होगी, अगर किस देश में जन्म दर, किसी देश का जन्म दर अगर ज्यादा होगा तो उस देश का जो जनसंख्या है वो बढ़ेगा, अर्थात जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि होती है। ध्यान कीजिए, मैंने आप लोगों को वृद्धि पढ़ाया था, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है कि सकारात्मक वृद्धि और नकारात्मक वृद्धि। ठीक है, तो सकारात्मक वृद्धि का मतलब होता है कि बढ़ना, वृद्धि का मतलब होता है सकारात्मक, वृद्धि का मतलब होता है घटना और बढ़ना दोनों, लेकिन सकारात्मक वृद्धि कब होगा, जब जनसंख्या बढ़ेगा, और नकारात्मक वृद्धि कब होगा, जब जनसंख्या घटेगा। ठीक है, तो जन्म दर से क्या होती है कि जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि होती है, अर्थात जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा जो पॉइंट है मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है, मरेगा लोग तो जनसंख्या घटेगा ना, जैसे सही बात है। तो मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है, अर्थात जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि से मतलब आप ये नहीं समझ जाएंगे, जनरली हम लोग समझते हैं कि वृद्धि का मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन किस दिशा में बढ़ रहा, निगेटिव पॉइंट, निगेटिव की ओर या फिर पॉजिटिव की ओर, सकारात्मक दिशा में या फिर नकारात्मक दिशा में, ये बहुत बड़ी मायने रखता है, इसमें आप डिफरेंस करेंगे। ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, माइनस की ओर बढ़ रहा है फिर प्लस की ओर बढ़ रहा है, ये भी चीज बहुत बड़ी चीज है, दोनों चीज होता है इसमें। ठीक है, अब चलिए तीसरा जो पॉइंट है, जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, जन्म दर को नियंत्रित कंट्रोल किया जा सकता है। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, सुने हैं ना, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का जो योजना चलाई जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी क्या है, एक जन्म दर को नियंत्रित करने का एक उपाय है, एक मतलब सामाजिक उपाय है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, मृत्यु दर के पक्ष, चिकित्सा सेवा की सहायता से मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं, जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। सही बात है, जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। मान चलिए आदमी के बस में है, बच्चा कितना होगा, मेरा फैमिली में कितना मेंबर होगा, ये मतलब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये नियंत्रण में अपने हाथ में है, लेकिन मृत्यु दर को अपने हाथ में कैसे, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। चिकित्सा सेवा में सुधार लाइए, मतलब डॉक्टरी जो फैसिलिटी है, जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें सुधार लाइए, तभी क्या होगा कि मृत्यु दर, कम लोग मरेंगे, लोगों का इलाज बेहतर होगा, तो वहां क्या हो जाएगा कि मृत्यु दर जो है वह कंट्रोल में आ जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रकार आपको अंतर स्पष्ट करना है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत नोट बनाने का प्रयास करेंगे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रतिकर्ष प्रवास के कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिकर्ष कारक, ठीक है, यानी प्रतिकर्ष प्रवास के कारक नहीं होगा। ठीक है, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को माइग्रेशन के बारे में पढ़ाया था। प्रवास का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। ठीक है, और उसको इफेक्ट करने वाले जो कारक है वो दो कारक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में आपको डिफरेंस करना है। यह आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक यानी फैक्टर पर एनम प्रकृति की ओर से आता है। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की ओर से आता है। कितना याद रखने का कितना आसान तरीका है, प्रतिकर्ष प्रकृति, प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से आता है। ठीक है, और अपकर्ष कारक जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपकर्ष आकर्षित याद रखने का कितना बेस्ट तरीका है, वर्ड से मैचिंग करता है, शब्द से मैच करता है ना, मैचिंग करता, तो इस तरह से याद रखने में आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, तो प्रतिकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अंतर्गत भूखमरी, आपदा, बाढ़, सुनामी आदि आते हैं। मैंने आप लोगों को पहला पॉइंट में क्या बताया, प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की तरफ से आता है। बाढ़ और सुनामी प्रकृति की तरफ से आता है। भूखमरी भी एक प्रकार प्रकृति का तरफ से आता है। भूखमरी कब होती है,
भूखमरी कब होती है? जब मतलब अकाल हो जाता है, अनाज कम उत्पन्न होने लगते हैं, अनाज की पैदावार कम होती है, मतलब जो भी धान गेहूं चावल जो भी है वो पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो उस स्थिति में क्या हो जाती है? भूखमरी की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रकृति का तरफ से आती है ना, या आदमी कोई थोड़ा ना है कि आदमी बाढ़ लेके आ जाएगा, आदमी जो है क्या का आपदा लेके आ जाएगा, आदमी का बस में है कि सुनामी लेके आएगा, ठीक है। तो ये सब प्रकृति का तरफ से आता है, प्रकृतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से आता है, ठीक है। ये आपका दो डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस जो है, अपकर्ष कारक के प्रति लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रवास करते हैं, क्योंकि अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। इसके अंतर्गत बेहतर रोजगार सब कोई चाहेगा, सब कोई उसकी ओर आकर्षित होगा, बेहतर रोजगार की तरफ, अच्छी शिक्षा की ओर सब कोई आकर्षित होगा, उच्च वेतन जहां मिलेगा, हाई सैलरी जहां मिलेगा उसकी ओर ज्यादा लोग आकर्षित होगा। तो ये जो होता है अपकर्ष कारक होता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में। इस प्रकार आप आंसर देंगे। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपको लिमिट में लिखना है, क्योंकि आपको वहां लिमिट लगा दिया जाएगा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का आंसर 30 से 40 शब्दों में दें, वहां शब्द आपको लिमिट में लगा दिया जाएगा। अब देखिए वही शब्दों में आपको उतना शब्द दिया जाएगा, उसी शब्दों में आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। ये 4th नंबर क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब चलिए कितना नंबर क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणामों की चर्चा कीजिए। जनसंख्या किसी देश की वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास। जनसंख्या वृद्धि जो होती है, जनसंख्या वृद्धि क्या होगा? जैसे कि जनसंख्या वृद्धि में दोनों आ जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि मतलब सकारात्मक या फिर नकारात्मक। जब सकारात्मक होगी जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, जब जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक दिशा में होगी, ठीक है, सकारात्मक दिशा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सकारात्मक। जब जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक दिशा में होगी तब जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या क्या होंगे? बेरोजगारी आ जाएगी। सकारात्मक वृद्धि का मतलब ये कि जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, यानी विस्फोट की तरह बढ़ रहा है, एक्सप्लोजन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेरोजगारी, रहन सहन का निम्न स्तर हो जाएगा, गरीब और कुपोषण हो जाएंगे बहुत सारे लोग। जनसंख्या ज्यादा होगा तो आवास और सामाजिक सुविधाओं की कमी आ जाएगी, पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा, यानी जो एनवायरमेंट है, जो मतलब इकोलॉजी है, वो उसमें क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस आ जाएगा। उसके बाद सामाजिक तनाव हो जाएंगे, सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। सामाजिक तनाव किसके बीच होता है? दो लोगों के बीच, या फिर दो समाज में, दो जातियों के बीच, या फिर दो धर्मों के बीच। ज्यादा जनसंख्या होगी तो बैठ के क्या करेंगे? बेरोजगारी होगा तो कुछ ना कुछ दिमाग में तो चलेगा, तो कुछ ना कुछ होते रहेगा। जब जनसंख्या ज्यादा होती, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जहां क्राइम ज्यादा होता है तो वहां आप देखिएगा वहां जनसंख्या ज्यादा होता है। बिहार में क्राइम बहुत ज्यादा होता है, तो कोई ये सोचे हैं आज तक कि बिहार में क्राइम क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वह सबसे ज्यादा है। इसलिए साइकोलॉजी कहती है कि जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा वहीं सारा बवाल होता है, वहीं सभी बवाल करते हैं। बेरोजगारी ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा होगा, लड़ाई मार ज्यादा होगा, क्योंकि बेरोजगारी है, आदमी के दिमाग में, खाली दिमाग में कुछ भी चलता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो सामाजिक तनाव बढ़ेगा। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के बीच सामाजिक तनाव बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी बेस पर हो, जाति के बेस पर हो, धर्म के बेस पर हो, ठीक है। अपराधों में वृद्धि होगी, बाल श्रम तथा बाल कुपोषण होगा जैसी समस्याएं का उद्भव हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम सकारात्मक हो, यानी जनसंख्या अगर वृद्धि हो रही है सकारात्मक दिशा में। अगर जनसंख्या ह्रास मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है वह नकारात्मक दिशा में हो रही है, यानी जनसंख्या अगर घट रही है तो उसका क्या हो सकता है? संसाधनों का दुरुपयोग हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? ये सब पॉइंट हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का धीमा विकास इत्यादि जनसंख्या वृद्धि के परिणाम है। मतलब जनसंख्या वृद्धि इसमें अगर हो रही है पॉजिटिव वे में, सकारात्मक दिशा में। अब देखिए नकारात्मक दिशा में, यानी जनसंख्या अगर घटेगी, यानी जनसंख्या का अगर ह्रास होगा तो जनसंख्या ह्रास के परिणाम क्या क्या होंगे? निम्न जन्म दर हो जाएगा, जन्म दर जो हो जाएगा निम्न हो जाएगा। जनसंख्या मर रहा है, पूरे दिन मर रहा है, पूरे दिन एक दिन में 200-300 जनसंख्या डेथ कर रहे हैं किसी देश के, तो वहां जनसंख्या घट रही है, तो जनसंख्या रहेगी तब ना जन्म दर बढ़ेगा, जनसंख्या रहेगा तब ना जन्म दर बढ़ेगा, जनन प्रक्रिया होगा। तो यहाँ जो हो जाएगी जन्म दर जो है वो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, यानी निम्न जन्म दर होगा। वयस्क जनसंख्या में कमी हो जाएगी, जवान जो होते, जो यंग पीपल होते हैं उन लोगों में कमी हो जाएगी, उन लोगों की संख्या घट जाएगी। बाल श्रम यानी श्रम बल की कमी हो जाएगी। श्रम बल यानी जो शक्ति होती है, जो बाल श्रम होती है, बाल श्रम नहीं, श्रम बल जो भी होती है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। श्रम बल कम ही होगा ना, जनसंख्या है ही नहीं, वयस्क जनसंख्या नहीं है तो काम कौन करेगा? श्रम बल कम हो जाएगा। उच्च शहरीकरण और औद्योगिकरण इत्यादि
अब देखिए जनसंख्या घट रहा है तो उच्च शहरीकरण भी हो जाएगा और औद्योगिकरण भी हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या घट रही है तो जनसंख्या घटेगा तो वहाँ बोझ थोड़ा सा कम पड़ेगा तो काम ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और बेहतर तरीके से क्या होगा, शहरीकरण और औद्योगिकरण होगा। शहर और उद्योग में क्या होंगे, कम बोझ पड़ेंगे। तो ये सारा क्या होता है कि जनसंख्या ह्रास के परिणाम होते हैं, ठीक है। आप इस प्रकार आंसर देंगे, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणामों की चर्चा करें, इस प्रकार आपको आंसर देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विकासशील देशों में किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। विकसित देश समझते हैं, जो देश विकास कर लिया है, अमेरिका विकास कर लिया, जापान विकास कर लिया, ये सब क्या है, विकसित देश है। विकासशील देश कौन है, जो विकास कर रहा है। भारत क्या है, विकासशील देश है। पाकिस्तान क्या है, विकासशील देश है। बांग्लादेश क्या है, विकासशील देश है। नेपाल क्या है, विकासशील देश है। यानी जो भी है भारत के आजू बाजू में पड़ोसी देश जो भी है वो सब क्या है, विकासशील देश है। चाइना क्या है, विकासशील देश है। ये सब चीज होता है, ठीक है। तो विकासशील देश और विकसित देश तो आप समझते हैं। तो विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विकासशील देशों से किस प्रकार भिन्न है, अलग है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको इसी तरह से आंसर देना है कि विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विकासशील देशों से भिन्न है, अलग है। किस प्रकार भिन्न है, विकसित देशों में जन्म दर तथा मृत्यु दर पर नियंत्रण कर लिया गया, क्योंकि विकसित देश जो है वो डेवलप कर चुके हैं ना, हर एक क्षेत्र में। डेवलप मतलब विकसित, विकास यानी डेवलपमेंट, यानी हर एक क्षेत्र में विकास कर लिया होगा। जब विकास किया होगा तो चिकित्सा क्षेत्र में भी विकास अच्छा किया होगा, मेडिकल क्षेत्र में भी अच्छा डेवलपमेंट किया होगा, मेडिकल क्षेत्र में भी अच्छा विकास किया होगा। तो मेडिकल क्षेत्र में जब विकास किया होगा तभी ना वो जन्म दर और मृत्यु दर पर कंट्रोल कर लिया। तो विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर पर कंट्रोल यानी नियंत्रण कर लिया गया है, इसलिए इन विकसित देशों में जन्म दर कम है। जन्म दर क्या है, कम है, क्योंकि अच्छी तरह से जान गया वो लोग, अच्छा तरह से मतलब विकास कर लिया है। परंतु विकासशील देशों में वृद्धि दर ज्यादा है, क्योंकि इन देशों में मृत्यु दर पर तो नियंत्रण कर लिया गया है परंतु जन्म दर पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। विकासशील देशों का यही बवाल है, यही मतलब समस्या है। क्योंकि समस्या क्या है, विकासशील देशों की जनसंख्या को मरने नहीं देगा। कोई आदमी जो है अगर मरने के कगार पर है उनका इलाज अच्छी तरह से कर लेगा, लेकिन हाँ जो कोई आएगा दुनिया में तो उनको आने देगा, ठीक है। मतलब क्या है कि विकासशील देशों में वृद्धि दर जो है बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ जो है जन्म दर यानी मृत्यु दर पर जो है कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है। चिकित्सा सेवा में इतना सुधार कर लिया गया है कि वो मृत्यु दर को कंट्रोल कर ले, लेकिन अभी तक क्या नहीं हो पाया है, मृत्यु दर यानी जन्म दर को नियंत्रण में नहीं ले पाया है कौन, विकासशील देश, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। विकासशील देशों में जनसंख्या के दोगुने होने में 23 साल से भी कम समय लगते हैं, जबकि विकसित देशों में 2 वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। देखिए यहाँ टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना, जनसंख्या तो है ही नहीं, पूरा चीज़ कंट्रोल करके रखा है विकसित देश, जन्म दर और मृत्यु दर, तो जनसंख्या होगा ही नहीं, तो 200 वर्ष लगेगा ना। विकासशील देशों का जनसंख्या आगे बढ़ते जा रहा है और जो मर रहा है उसको भी मतलब मरने नहीं दे रहा, मतलब मृत्यु दर पर भी कंट्रोल कर लिया है। हंसी भी आ रहा, ठीक है। तो ये सब जो है तो मतलब ये डिफरेंस है विकासशील और विकसित देशों में। इस प्रकार आप आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है। किसी देश की जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस प्रकार आपको आंसर देना है। देखिए आप आंसर इस प्रकार देंगे, किस प्रकार देंगे, नहीं देंगे, आप समझेंगे तभी आप आंसर देंगे। जब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आप अपने शब्दों में अच्छे सुनहरे अक्षरों में आंसर देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको निर्देश दे दिया जाता है कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे। देखिए यहाँ आपको आंसर देना है कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बवाल हो जाती है। देश की जनसंख्या अगर बढ़ेगा ज़्यादा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो बैठे बैठे रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे तो क्राइम रेट करेगा, खाली बैठे रहेंगे तो उनको भी तो कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, तो खाने पीने के लिए चाहिए तो क्या करेगा वो, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम में उतर जाएगा, अपराध करने लगेंगे, छीना झपटी वाला मामला हो जाएगा, डकैती हो जाएगा, ये मतलब पूरा लूटपाट वाला माहौल हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने की एक समस्या हो, ठीक है। जैसे भोजन की समस्या, आय की बचत में कमी, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, अशिक्षा, आवास की समस्या इत्यादि मुख्य समस्या उत्पन्न हो जाती है अगर किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है, ठीक है। आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ आपको कहा है कि आर्थिक विकास पर, यानी जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ रहा है तो आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज को आपको देखना है। राजनीतिक विकास नहीं पूछा गया, आर्थिक विकास मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित वो पॉइंट आपको लिखना है। ये नहीं कि जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ रहा है तो वोटरों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं, तो वो तो हो जाएगा फिर इसमें हो जाएगा राजनीतिक विकास में, वो एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र में वो इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ आपको आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज आपको लिखना है। यह नहीं कि फिर ये नहीं लिखेंगे कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो जनसंख्या जो है
जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ रहा है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रही है, ऐसा चीज आपको नहीं लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया कि उत्प्रवास क्या है समझाइए। बोर्ड एग्जाम में आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आया। तो उत्प्रवास से आप क्या समझते हैं? जब ग्राम का कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में या फिर रोजगार की कमी के कारण एक जगह से दूसरे जगह रोजगार पाने के लिए चल जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्रवास बोलते हैं। ठीक है, ये आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार आपको आंसर देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी आप जानते हैं, निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? बार बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाली कुल लोगों की संख्या जो है उसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। या किसी क्षेत्र विशेष का मतलब हो जाएगा राज्य, प्रदेश या फिर देश की जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व या फिर जन घनत्व बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो पीडी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर हो जाएगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इस प्रकार आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का आंसर दे देना है। ये क्या हो गया? जनसंख्या घनत्व का परिभाषा हो गया, जन घनत्व का परिभाषा हो गया, यानी उसका फॉर्मूला को ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3-4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ शॉर्ट टाइप का, प्लस उसके बाद लॉन्ग टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बचा हुआ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका बचा हुआ। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये सारे चीज को आप याद रखने का प्रयास करेंगे। और ये क्या था आपका चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या घनत्व वृद्धि और संगठन, बुक 1 ज्योग्राफी यानी भूगोल का। ठीक है, लास्ट में विनती की जाती है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।